नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो हर लोकतंत्र के दिल में बसता है। देखिए, किसी भी देश की सामाजिक विविधता मतलब उसके अलग अलग रंग, भाषाएं और धर्म उसकी सबसे बड़ी ताकत भी हो सकती है और कभी-कभी यही चीज सबसे बड़े झगड़े की वजह भी बन जाती है। तो आखिर ये एक पुल है या एक बाधा? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि भाषा, धर्म या संस्कृति के नाम पर बने ग्रुप्स अक्सर एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं? एक ही समाज में रहने वाले लोग क्यों एक दूसरे से कटा हुआ महसूस करने लगते हैं? इस पूरे विश्लेषण में हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। और देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं है। हम सब इसे अपने आसपास देखते हैं। कभी मुंबई जैसे शहर में प्रवासियों के खिलाफ हिंसा के रूप में, तो कभी रंग या नस्ल के आधार पर भेदभाव के तौर पर। समाज में गहरी जड़ें जमा चुका जाति के आधार पर बहिष्कार हो या फिर धर्म के नाम पर बढ़ता तनाव, ये सब इस बात का सबूत है कि सामाजिक अंतर कब एक खतरनाक मोड़ ले सकता है। तो इस प्रॉब्लम को ठीक से समझने के लिए हमें दो बहुत जरूरी शब्दों के बीच का फर्क समझना होगा। एक है सिर्फ अंतर होना और दूसरा है विभाजन होना। सुनने में ये दोनों एक जैसे लगते हैं, पर यकीन मानिए इनके नतीजों में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए देखते हैं कि ये खाई आखिर बनती कैसे है। तो देखिए, सामाजिक विभिन्नता यानी सोशल डिफरेंस का सीधा सा मतलब है कि समाज में अलग अलग भाषा, धर्म या संस्कृति के लोग रहते हैं। ये तो बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन सामाजिक विभाजन या सोशल डिवीजन तब होता है जब एक अंतर दूसरे अंतर के साथ जाकर मिल जाता है। मतलब जब ऐसा हो जाए कि किसी एक खास समुदाय के लोग ही ज्यादातर गरीब हों या उन्हीं को मौके ना मिले। असली प्रॉब्लम की जड़ यहीं से शुरू होती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जब किसी इंसान की सिर्फ एक पहचान, चाहे वो उसका धर्म हो या जाति, उसकी बाकी सभी पहचानों पर हावी हो जाए और वही पहचान उसकी सामाजिक और आर्थिक हालत भी तय करने लगे, तो समाज में गहरी दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, इस बात को समझने के लिए उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण लेते हैं। दोनों ही देश ईसाई बहुल है और दोनों में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ग्रुप्स है। लेकिन उत्तरी आयरलैंड में एक बड़ा फर्क है। वहाँ कैथोलिक समुदाय ज्यादातर गरीब और पिछड़े हुए रहे हैं। मतलब धर्म और आर्थिक क्लास एक दूसरे से जुड़ गए। नतीजा, दोनों ग्रुप्स के बीच जबरदस्त टकराव। वहीं दूसरी तरफ नीदरलैंड में अमीर और गरीब लोग दोनों ही धार्मिक ग्रुप्स में बराबर बंटे हुए हैं। इसलिए वहाँ धर्म और क्लास का ऐसा कोई सीधा कनेक्शन नहीं है और समाज में ज्यादा शांति है। ये लाइन इस पूरी बात का सार है। असल में विभाजन तब पैदा होता है जब लोग अपनी एक पहचान को बाकी सबसे ऊपर मानने लगते हैं और ये महसूस करने लगते हैं कि भाई हमारा समुदाय तो दूसरों से बिल्कुल अलग है। तो अब हम ये तो समझ गए कि सामाजिक विभाजन बनता कैसे है, पर अगला सवाल ये है कि इसमें पॉलिटिक्स का क्या रोल है। कैसे ये सामाजिक बंटवारे पॉलिटिकल अखाड़े में उतर आते हैं और फिर इनके नतीजे क्या होते हैं। किसी भी सामाजिक विभाजन की राजनीति का नतीजा तीन मुख्य बातों पर टिका होता है। पहला, लोग खुद अपनी पहचान को कैसे देखते हैं। दूसरा, उस समुदाय के नेता अपनी मांगें कैसे उठाते हैं। क्या वो शांति और संविधान के दायरे में रहकर बात करते हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, कि सरकार उन मांगों पर कैसा रिएक्शन देती है। क्या वो उन्हें दबाने की कोशिश करती है या बातचीत से रास्ता निकालती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारी बातें भारत के इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स समाज पर कैसे लागू होती हैं। भारत में सामाजिक विभाजन के तीन मुख्य आधार रहे हैं, जाति, धर्म और लिंग। भारत में जाति के आधार पर जो सामाजिक बनावट है, उसे समझने के लिए हमें ऐतिहासिक वर्ण व्यवस्था को देखना होगा, जो समाज को 4 श्रेणियों में बांटती थी। हालांकि शुरुआत में ये शायद काम के आधार पर था, पर समय के साथ ये जन्म पर आधारित और बहुत कठोर हो गया, जिससे समाज में एक परमानेंट ऊंच नीच की व्यवस्था बन गई। और यहाँ फिर से वही ओवरलैप वाली बात आ जाती है। भारत में आज भी जाति और आर्थिक हालत के बीच एक गहरा कनेक्शन दिखता है। अक्सर ये देखा जाता है कि दलित और आदिवासी समुदायों में गरीबी का स्तर बाकी समुदायों से कहीं ज्यादा है। यही ओवरलैप जाति के अंतर को एक गहरे सामाजिक विभाजन में बदल देता है। जाति की तरह ही भारत में विभाजन का दूसरा बड़ा आधार रहा है धर्म। जब धर्म की पहचान ही सब कुछ बन जाती है और उसे राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाता है,
तो इस खतरनाक सोच को सांप्रदायिकता कहते हैं। इसमें एक धर्म के लोग खुद को दूसरे से बेहतर समझने लगते हैं और ये चाहते हैं कि पूरा देश उन्हीं की धार्मिक पहचान पर चले। और तीसरा बड़ा विभाजन है लिंग के आधार पर। दुनिया भर में महिलाओं को पब्लिक लाइफ में बराबरी की हिस्सेदारी के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है। एक तरफ स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे देश हैं जहां महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा है। वहीं भारत की लोकसभा में 543 सीटों में से महिला प्रतिनिधियों की संख्या सिर्फ 59 थी, जो 11% से भी कम है। ये फासला बहुत कुछ बताता है। और ये कोई नई लड़ाई नहीं है। हमें ये याद रखना चाहिए कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों में भी ये एक लंबी जंग रही है। सोचिए, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का पूरा अधिकार 1918 में जाकर मिला। ये बात हमें याद दिलाती है कि राजनीतिक बराबरी एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसे हर पीढ़ी को आगे बढ़ाना होता है। तो सवाल ये उठता है कि भारत जैसे इतने विशाल और विविधता से भरे देश में इन गहरे सामाजिक विभाजनों को संभालने के लिए क्या सिस्टम है? इसका जवाब है हमारे संविधान में, जिसने एकता के लिए एक धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर ढांचा तैयार किया। भारतीय संविधान ने देश की धार्मिक विविधता को संभालने के लिए एक बहुत साफ प्लान बनाया है। भारत का कोई ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं है। यहाँ किसी भी धर्म को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया है। हर नागरिक को अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी है। और सबसे बड़ी बात, संविधान धर्म के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैरकानूनी मानता है। और ये समझना बहुत जरूरी है। धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म सिर्फ एक पॉलिटिकल चॉइस नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की बुनियाद है, उसकी संवैधानिक नींव है। यही वो आधार है जो इतनी सारी अलग अलग पहचानों के बावजूद देश को एक साथ जोड़े रखता है। तो अंत में हम इसी एक बड़े सवाल के साथ रुकते हैं। क्या एक विविधता भरे समाज में लोकतंत्र का असली काम सिर्फ विकास करना या चुनाव करवाना है, या फिर उसका सबसे बड़ा और आखिरी मकसद इन सामाजिक विभाजनों को मैनेज करना और सबको साथ लेकर चलना है? इस पर सोचने की जरूरत है।